फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी नेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सेकेंड पेपर साइकोलॉजी के अंतर्गत तो आपकी इस सेक्शन की तैयारी हो ही रही है। साथ ही साथ में एंटी नेट के पेपर 1 में भी आपको ये यूनिट पढ़नी है। रिसर्च एप्टीट्यूड सेकेंड यूनिट दी हुई है, जिसमें कि आपको ऑलमोस्ट यही सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो आप यहाँ पे अगर इसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपके फर्स्ट पेपर की भी उस पार्ट की तैयारी, उस सेक्शन की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट यूनिट है इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, इसके सभी टॉपिक्स को हम करा चुके हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी का, वहाँ से आप जाकर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ में आप सेकेंड यूनिट में भी बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 30 क्लासेस इस यूनिट में भी हो चुके हैं, जिसको कि आप प्लेलिस्ट में जाके या प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। आई बटन पर भी आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सैम्पलिंग के बारे में, व्हाट इज़ सैम्पलिंग, और हमने इसके टाइप्स के बारे में हमने समझा था। हमने सैम्पलिंग के डेफिनेशन के बारे में चर्चा की थी, पॉपुलेशन को हमने समझा था। इसके साथ ही साथ हमने फैक्टर्स को भी समझा था, जो कि सैम्पलिंग के दौरान जो ध्यान में रखनी है जो चीज़ें पॉपुलेशन को लेकर, उन फैक्टर्स को भी हमने देखा था। साथ ही साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के टाइप्स के बारे में भी हमने चर्चा करी थी। और हमने देखा था कि सैम्पलिंग के जो टाइप्स हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के तहत हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग। और इसके साथ ही साथ में असंभाविता प्रतिदर्श या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी हमने देखा था कि इसके भी कई सारे टाइप्स को बतलाया गया है। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को समझ लिया था, और साथ ही साथ में हमने इसके सारे टाइप्स के बारे में भी हमने समझा था कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, साथ ही साथ में स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, इसके साथ में एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है। ये टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके थे। इसके साथ ही साथ में यहाँ हमारा एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कंप्लीट होता है। और अब हम यहाँ पे हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है वो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बतलाया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियोज़ को जाकर आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। इसके जो टाइप्स बतलाए गए हैं उनमें से जितने भी टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम एक एक करके हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग को हम हिंदी में भी कोटा सैम्पलिंग ही कहेंगे, कोटा प्रतिदर्शन कहेंगे। और कोटा सैम्पलिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स को पढ़ रहे हैं, इसलिए कोटा सैम्पलिंग भी जो है वो असंभावित प्रतिदर्श ही होता है। यहाँ इसकी डेफिनेशन दी गई है, कोटा प्रतिदर्शन एक तरह का असंभावित प्रतिदर्शन है जिसमें जीव संख्या के स्तरों जैसे यौन प्रजाति, क्षेत्र और इसी तरह के अन्य स्तरों के ज्ञान के आधार पर प्रतिदर्श को संख्याओं के लिए चुना जाता है, जो कुछ खास शोध उद्देश्यों के लिए प्रातिनिधिक, विशिष्ट एवं उपयुक्त होते हैं। ये डेफिनेशन जो है वो कर्लिंगर के थ्रू दी गई है, 1986 में दी गई है, और इंग्लिश में भी मैंने इसको इंक्लूड करा हुआ है। वन फॉर्म ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज कोटा सैम्पलिंग इन विच नॉलेज ऑफ स्ट्रेटा ऑफ द पॉपुलेशन, सेक्स, रेस, रिलीजन एंड सो ऑन इज यूज्ड टू सिलेक्ट सैम्पल मेंबर्स दैट आर रिप्रेजेंटेटिव, टिपिकल एंड सुटेबल फॉर सर्टेन रिसर्च पर्पस। ये कर्लिंगर के थ्रू दी गई है 1986 में। और ये डेफिनेशन पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कोटा सैम्पलिंग होता है वो हम जब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम पढ़ रहे थे तो आपको ध्यान में होगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टाइप है स्तरित प्रतिदर्शन,
उसमें भी हमने देखा था कि अलग अलग स्तर में हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग लेवल्स में, फिर वहाँ से हम अपने सैंपल को चूज़ करते हैं। तो जस्ट लाइक डैट कि ये जो कोटा सैम्पलिंग भी होता है ये जस्ट उसी की तरह होता है। यहाँ भी क्या किया जाता है कि यहाँ भी पूरे पॉपुलेशन को अलग अलग भाग में, अलग अलग पार्ट्स में इसको क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है अलग अलग स्तरों में, अलग अलग लेवल्स में। उसके बाद फिर उसमें से हम अपने सैंपल को चुनते हैं जो कि पूरी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट करता है। सो जैसे ये जो क्लासिफिकेशन होता है किस आधार पे होता है, तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो सेक्स के आधार पे हो सकता है, जैसे हम मेल और फीमेल में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। प्रजाति के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं कौन कौन सी प्रजातियां हैं, कौन कौन सा क्षेत्र है, कौन कौन सा धर्म है, कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं, इसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। या फिर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी हम अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। या फिर जो पढ़े लिखे हैं और जो बिना पढ़े लिखे में हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम ये जो क्लासिफिकेशन है इसको हम कर सकते हैं। मीन्स किसी भी आधार पे प्रॉपर बेस पर हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। उसके बाद उसमें से हम अपने सैंपल को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जब ये स्तरित सैम्पलिंग की तरह ही है तो फिर इसको अलग से क्यों डिफ़ाइन किया गया है और इसको नॉन प्रोबेबिलिटी में क्यों रखा गया है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के दौरान भी बताया था और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के दौरान भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, जो सबसे बड़ा गुण होता है वो है रैंडमाइजेशन का गुण। मीन्स सबके चुने जाने की समान संभावना, और वो चीज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नहीं होती है। तो इसी तरह से कोटा सैम्पलिंग भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसलिए यहाँ पे भी रैंडमाइजेशन का यहाँ पे गुण नहीं होता। और इसी बात पे, सिर्फ इसी पॉइंट पे ये स्तरित सैम्पलिंग से ये अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है अलग अलग वर्गों में और वहाँ पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या किया जाता है, स्तरित सैम्पलिंग में क्या किया जाता है कि क्लासिफिकेशन के बाद जो सैम्पलिंग को चूज़ किया जाता है वो प्रॉपर मीन्स उसमें रैंडमाइजेशन का गुण होता है। मीन्स जितने भी क्लासिफिकेशन आने की समान संभावना होती है, और ये चीज़ कोटा सैम्पलिंग में नहीं होती है। यहाँ पे क्या है कि क्लासिफिकेशन तो कर दिया जाता है, उसके बाद जो रिसर्चर है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ सैम्पल्स को, सभी वर्गों में से कुछ सैम्पल्स को वो ले लेता है। तो यहाँ पे ये मेजर डिफरेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं कि यह अन्य की तुलना में कम खर्चीला होता है। अन्य का मतलब है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो टाइप्स बतलाए गए हैं उनकी तुलना में ये कम खर्चीला होता है। और जब शोधकर्ता को एक स्थूल एवं तीव्र परिणाम चाहिए तब इसका यूज़ किया जाता है। इसको जनरली कब यूज़ किया जाता है, जबकि रिसर्चर को बहुत जल्दी एक रिज़ल्ट चाहिए होता है और साथ ही साथ में उसको एक मोटी स्टडी करनी होती है कि क्या होगा। मीन्स उसको बहुत ही सूक्ष्मता से जब अध्ययन नहीं करना होता, बहुत ही गहनता से अध्ययन नहीं करना होता, एक लमसम एक स्टडी करनी होती है कि इसका क्या रिज़ल्ट होगा, कैसी सैम्पलिंग होगी, क्या चीज़ें होंगी, तब फिर हम जनरली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ किया जाता है और तब कोटा सैम्पलिंग का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें जीव संख्या का मीन्स पॉपुलेशन होता है। जीव संख्या के प्रत्येक स्तर से लोगों को कुछ न कुछ संख्या में अवश्य ही सम्मिलित किया जाता है, इसलिए इस तरह के प्रतिदर्श को प्रतिनिधिक प्रतिदर्श माना जाता है। क्योंकि पॉपुलेशन को हर तरह के लोग होंगे एक पॉपुलेशन में। अगर हम दिल्ली के पॉपुलेशन को देख लें तो यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले भी लोग हैं, अलग अलग एज ग्रुप के भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, एम्प्लॉयड भी है, अनएम्प्लॉयड भी हैं, साथ ही साथ में अलग अलग रिलीजन के भी लोग हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग स्तर के लोगों से को कुछ ना कुछ संख्या में अवश्य ही सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोटा सैम्पलिंग में क्या होगा कि हर तरह के लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा और फिर उस ग्रुप में से, उस क्लासिफिकेशन में से कुछ लोगों को सैंपल के रूप में चुन लिया जाएगा।
तो इसलिए ऐसा फिर माना जाता है कि जब वो सैंपल को चुन लिया गया, फिर उन पे स्टडी करी गई, तो जो रिज़ल्ट निकला, तो ऐसा माना जाता है कि जो सैंपल हमारे थे वो अपने ही पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि इसमें सभी वर्गों को लिया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें बाह्य वैधता अधिक होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी इसकी अधिक होती है। इसमें जीव संख्या के स्तरों को उसकी विशेषताओं के आधार पर पहचान की जाती है। वही बात है कि जितने भी अलग अलग विशेषताएं हैं पूरे पॉपुलेशन में, जितने भी अलग अलग विभिन्नताएं हैं, उन सबको यहाँ पे इंक्लूड करा जाता है। लेकिन साथ ही इसमें क्या होता है कि इसमें वर्गीकरण त्रुटि की संभावना भी होती है। मीन्स ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर स्तर के लोगों को सेलेक्ट कर ही लिया गया, सबको क्लासीफाइड कर ही दिया गया, कुछ इसमें छूट भी जाते हैं, या फिर कई बार रिसर्चर भी बायस्ड हो सकता है। तो इन चीज़ों का यहाँ पे अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहाँ पे जो इंटरनल वैलिडिटी होती है वो यहाँ पे इसकी कम होती है। और साथ ही साथ में प्रतिचयन में कई सारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो नियंत्रित नहीं हो पाते। वेरिएबल क्या होता है? जिसको कि मापा जाता है, जिसको कि मेज़र किया जाता है। वेरिएबल पर मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है, प्रीवियस वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सैम्पलिंग को चूज़ किया जाता है तो वहाँ पे मीन्स बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ग आ गए जो कि सबको अलग अलग लेवल में बांटना और उसमें करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन क्या होता है कि क्लस्टर सैम्पलिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और कोटा सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो हम देखते हैं कि क्लस्टर सैम्पलिंग की तुलना में या फिर जो स्तरित सैम्पलिंग है उसकी तुलना में इसका कार्यान्वयन सही होता है। मीन्स बहुत ही ईजीली हो जाता है, सही नहीं होता, बहुत ही ईजिली इसको हम कर सकते हैं। तो इसमें हमारा टाइम भी जो है वो उनके अपेक्षा इसमें टाइम भी कम लगता है। तो ये हुई हमारी कोटा सैम्पलिंग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने अपनी मेल आईडी भी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।